friends, today's our topic is computer generation. जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारे कैलकुलेटिंग डिवाइस थे वो अब कंप्यूटर बन चुके थे और पंच कार्ड का यूज़ करके हम उसमें मेमोरी में डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करके रख सकते थे और उसे बिना ह्यूमन इंटरप्शन के एग्जीक्यूट कर सकते थे, मतलब उसे परफॉर्म कर सकते थे। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारे कंप्यूटर के जनरेशन्स आए। फर्स्ट जनरेशन, हमारे कंप्यूटर जनरेशन्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर के 5 जनरेशन अभी तक बन चुके हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को आज जो हम लोग देख रहे हैं, हमारे मोबाइल, टैबलेट, ये सब हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर के कितने जनरेशन्स हुए और वो कौन से ईयर से स्टार्ट होकर कौन से ईयर तक चले। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बताऊंगी जिसमें हम लिखेंगे कि कंप्यूटर का जनरेशन कौन सा है और वो कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ। कंप्यूटर जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैंने आपको बताया था कि हमारे कंप्यूटर जनरेशन 5 पार्ट में डिवाइड किए गए। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा चला 1942 से 1955 तक। फिर सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964 तक। देन थर्ड जनरेशन 1964 से 1974 से प्रेजेंट डेट्स, ये कंप्यूटर आज भी चल रहे हैं। नेक्स्ट आया 1989 से प्रेजेंट। तो इससे हमें ये पता चल गया कि फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का यूज़ आज भी हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या अलग था और उसमें क्या चेंजेस हुए, किस स्टोरेज मशीन का उसमें यूज़ किया गया और उसके क्या बेनिफिट्स थे, क्या डिसएडवांटेज थे, जिसकी वजह से सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हुआ 1942 से और ये चला 1955 तक। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने पढ़ा कि पंच कार्ड का हम लोग यूज़ करते ही थे। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया गया। वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब एक डेलिकेट ग्लास के बने हुए होते थे। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल और एम्पलीफाई करते थे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल और एम्पलीफाई करने के लिए इनको बनाया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स आपने शायद देखा होगा, जो हमारे नॉर्मल बल्ब रहते हैं उसमें एक फिलामेंट लगा रहता है, जो गर्म होता है तो हमारा बल्ब जलता है। तो इसी चीज़ को यूज़ किया जाता था। जो हमारे पुराने कंप्यूटर थे, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, उसमें एक कंप्यूटर में थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। इसलिए वो कंप्यूटर को प्रॉपर एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स समय के साथ गर्म हो जाते थे और इतने गर्म हो जाते थे, उनकी हीट जनरेशन इतनी ज़्यादा रहती थी कि ज़्यादा गर्म होने की वजह से जो फिलामेंट है वो जल जाता था और जो वैक्यूम ट्यूब है वो ख़राब हो जाता था। इसलिए उसे प्रॉपर मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अगर उसे रेगुलर मेंटेन नहीं किया गया, उसको चेक नहीं किया गया, तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी था कि इसमें रेगुलर हार्डवेयर फेलियर रहता था, क्योंकि बार बार वैक्यूम ट्यूब खराब रहते थे। इनकी एक लिमिटेड लाइफ रहती थी, उससे ज़्यादा ये नहीं चल सकते थे। लेकिन उस वैक्यूम ट्यूब का यूज़ उस टाइम पे इसलिए किया जाता था क्योंकि उस टाइम के ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग, ये विद इन 5 सेकेंड एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते थे, एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके आउटपुट दे सकते थे। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाने लगा। और वैक्यूम ट्यूब के यूज़ करने की वजह से कंप्यूटर का साइज़, मैंने बताया कि एक कंप्यूटर में थाउजेंड्स ऑफ, लगभग 10,000 के आसपास वैक्यूम ट्यूब्स लगाए जाते थे। इतने सारे वैक्यूम ट्यूब्स को लगाने के बाद कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता था। इतना बड़ा साइज़ होने की वजह से मोर देन वन यूज़र, एक से ज़्यादा यूज़र को उसमें काम करना पड़ता था। और उस टाइम पे हमारा कंप्यूटर जनरेशन इतना डेवलप नहीं हुआ था
कि उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाए। लैंग्वेज के बारे में मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी कि हमारे कौन कौन से लैंग्वेजेस होते हैं और वो कब कब आए और किस लिए उनका यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता था। उस टाइम पे असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, इसलिए उसमें कोडिंग करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। इसलिए सोफिस्टिकेटेड जो लोग होते थे सिर्फ वही लोग इस कंप्यूटर का यूज़ कर सकते थे। इसका यूज़ सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता। बड़ी कंपनी इस कंप्यूटर को खरीद सकती थी और इसका यूज़ कर सकती थी, और इसको चलाने के लिए बहुत सारे यूज़र्स की, बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी। ये सारी चीज़ें इसमें थी। एक वैक्यूम ट्यूब को चलाने के लिए लगभग 1/2 वॉट का पावर लगता था। तो मान लीजिए अगर हमारे एक कंप्यूटर में 10,000 वैक्यूम ट्यूब लग रहे हैं तो कितना पावर कंजप्शन होगा। इतना पावर कंजप्शन होता था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती थी। साथ में ही उतने सारे वैक्यूम ट्यूब जब हीट जनरेट करेंगे तो वो कमरा कितना गर्म हो जाएगा, और इतने सारे वैक्यूम ट्यूब लगे हुए हैं तो कमरे का साइज़ हमें कितने बड़ा करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा हमें रूम का साइज़ रखना पड़ता था, और इतनी हीट रहती थी कि हमें प्रॉपर एयर कंडीशन रखना ही, रूम में प्रॉपर एयर कंडीशन होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी इसे रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब है उसकी लाइफ एक लिमिटेड रहती है, लिमिटेड टाइम तक ही रहती है, उससे ज़्यादा दिन वो काम नहीं करता है। ज़्यादा गर्म होने पर वैक्यूम ट्यूब टूट जाते हैं, क्योंकि वो एक डेलिकेट ग्लास ही तो होते हैं। ग्लास ज़्यादा गर्म होने पर टूट जाते हैं तो काम करना बंद कर देते थे। तो 10,000 वैक्यूम ट्यूब में से एक भी खराब है तो उसे चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान लिया है। अब देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए जाते थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, खूबियाँ, डिसएडवांटेज जो भी हैं हम उनको पॉइंट्स के तौर पर लिख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए वो क्या क्या, उसमें क्या क्या था। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नोट करा देती हूँ। जो भी पॉइंट हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़े वो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जो हमें याद रखने हैं पॉइंट। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया। They were the fastest calculating of their time. वैक्यूम ट्यूब मैंने आपको बताया था उस टाइम के सबसे फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस होते थे। और सेकेंड पॉइंट में है they were bulky in size, required large room for installation. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनका साइज काफ़ी बड़ा रहता था और उसे इंस्टॉल करने में काफ़ी ज़्यादा बड़े रूम की ज़रूरत पड़ती थी। थर्ड पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं दे यूज थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब एक कंप्यूटर के लिए यूज़ होते थे। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। दैट एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड बर्न फ्रिक्वेंटली, जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और जल्दी जल जाते थे या जल्दी खराब हो जाते थे। ईच वैक्यूम ट्यूब कंज्यूम अबाउट 1/2 वोल्ट ऑफ पावर। एक वैक्यूम ट्यूब लगभग 1/2 वॉट पावर कंज्यूम करता था। बिकॉज अ कंप्यूटर यूज थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब, दीज कंप्यूटर वर प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर। क्योंकि एक कंप्यूटर में थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब लगे रहते थे, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी हार्डवेयर फेलियर की, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की लिमिटेड लाइफ होती है। लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं दे यूज असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, दीज लैंग्वेज आर डिफ़िकल्ट। मैंने बताया था कि वैक्यूम ट्यूब में इंस्ट्रक्शन देने के लिए, मतलब वैक्यूम ट्यूब से काम कराने के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती थी। लैंग्वेज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये थे उसके कुछ डिटेल, कुछ जानकारियाँ जो हमें याद रखनी है और हमें लिखनी है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हुआ था 1942 से 1955 तक। इसमें यूज़ किए जाते थे वैक्यूम ट्यूब। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लेकिन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एक चीज़ और बच गई है, वो है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर आए। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ये कुछ कंप्यूटर हैं जो फर्स्ट जनरेशन में बनाए गए। एनविक, एडविक, एडसिक, यूनिवेक,
IBM 701। ये सारे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। इसके डायग्राम हमको नेट पे इजीली मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा क्या हुआ, जब हमारे साइंटिस्ट को पता था कि वैक्यूम ट्यूब इतना ज़्यादा हीट जनरेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसका हार्डवेयर ख़राब हो जा रहा है, वैक्यूम ट्यूब बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं, तो उन्हें चाहिए थी कुछ ऐसी मशीन जो वैक्यूम ट्यूब की तरह ही काम करे, उसी स्पीड से काम करे, पर जल्दी ख़राब ना हो, ज़्यादा रिलायबल हो। इसलिए हमारे साइंटिस्ट ने 1947 में, जो कि साइंटिस्ट थे तीन साइंटिस्ट ने मिल करके एक ऐसी कैलकुलेटिंग मशीन का इन्वेंशन किया जिसे आज हम लोग ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। ट्रांजिस्टर का यूज सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया। इसके लिए 3 साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की और ट्रांजिस्टर को बनाया। इनके नाम मैं आपको बोर्ड पे बता देती हूँ कि सेकेंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर यूज किए गए उसको इन्वेंट किसने किया। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर का यूज किया गया वैक्यूम ट्यूब की जगह पर। तो ये इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वी यूज ट्रांजिस्टर इन अ प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की जगह पर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का यूज किया। और ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किन 3 साइंटिस्ट ने किया था, ये उनके नाम हैं जॉन बॉर्डन, विलियम स्टॉकली, वॉल्टर बर्टिन। इन तीनों ने एक नई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई जिसे आज हम लोग ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। इन्होंने बेल लैबोरेटरीज में 1947 में इसे डेवलप किया। ये वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में बहुत छोटी थी और वैक्यूम ट्यूब को एक कंप्यूटर में लगभग 10,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, जबकि जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं इन्हें वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में कम यूज किया जाता है। जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं वो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के बने होते थे। ग्लास के कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिलायबल होते थे, इनकी लाइफ ज़्यादा रहती थी। इसमें हार्डवेयर फेलियर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर फेलियर फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया था, क्योंकि इसमें हम ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे थे। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में 1/10 पावर लेता था, जितना पावर एक वैक्यूम ट्यूब 1/2 वोल्ट का पावर लेता था। और जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं वो बहुत 10 ट्रांजिस्टर एक वैक्यूम ट्यूब के बराबर पावर लेते थे। तो ये चीज़ें उसमें बहुत सेकेंड जनरेशन में डेवलप हुई। और उसके बाद ट्रांजिस्टर में ये भी फ़ायदा था कि उसमें फिलामेंट नहीं था, जैसे कि हमारे वैक्यूम ट्यूब में एक फिलामेंट था जो एक लिमिटेड टाइम तक ही यूज़ किया जा सकता था, उसके बाद वो ख़राब हो जाता था। लेकिन ट्रांजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत टाइम तक यूज़ किया जा सकता था, बहुत रिलायबल था और वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में सस्ता था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब हमें एक कंप्यूटर में थाउजेंड्स लगाने पड़ जाते थे, उसी की जगह में हमें ट्रांजिस्टर लगाना होता था। तो वैक्यूम ट्यूब की कंपैरिजन में सिर्फ आधे ट्रांजिस्टर को ही हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता था और वैक्यूम ट्यूब को रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ट्रांजिस्टर को भी रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी, पर फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन में हमें कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ी। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी हमें प्रॉपर एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ी, लेकिन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर साइज में काफ़ी छोटे हो चुके थे, क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जा रहा था और ट्रांजिस्टर का साइज वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कंपैरिजन में ज़्यादा चीपर थे, सस्ते थे और इनका यूज़ इन कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता था। बैच प्रोसेसिंग आपके लिए नया वर्ड होगा, तो मैं इसका मतलब समझा देती हूँ। बैच प्रोसेसिंग होता है, मान लीजिए हमें बहुत सारे काम करने हैं, अलग अलग काम करने हैं, टेबल्स को जमाना है, चेयर्स जमाने हैं और बहुत सारे बुक्स को जमाना है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम करने हैं। तो
हम उन काम को कैसे बैच में बना सकते हैं। जैसे जितने भी अरेंज करने वाले काम हैं उनका हमने एक बैच बना दिया, या फिर एक रूम में जितने भी काम हैं उनका हमने एक बैच बना दिया कि हमें इस रूम में क्या क्या काम करना है, टेबल को अरेंज करना है, चेयर को अरेंज करना है, अपनी बुक सेल्फ को ठीक से रखना है, उस काम को हमने एक बैच बना दिया। फिर उसी तरह से सेकेंड रूम के लिए जितने भी काम हैं कि सेकेंड रूम में हमें क्या क्या काम करने हैं उनका हमने एक अलग लिस्ट बना लिया। तो ये क्या हुआ, कामों का एक एक बैच बन गया। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन थे, जो हमारे काम थे उनका बैच बना लिया जाता था और बैच बना करके प्रोसेस किया जाता था। तो इसमें क्या होता था, जो हमारे यूजर्स रहते थे, जो हमारे इस कंप्यूटर को यूज करते थे, सबसे पहले वो जितने भी इंस्ट्रक्शन है, जितने भी काम है, उसको एक लिस्ट बनाते थे। उसके बाद उन सब का बैच बनाते थे और एक एक करके बैच को प्रोसेस किया जाता था एक एक करके बैच को प्रोसेस किया जाता था और उसका आंसर बैच के फॉर्म में ही आता था। जितने वर्क हमने एक बैच में दिए हैं उसका पूरे का आंसर बैच में ही आता था और उस बैच में से सारे आंसर को फिर अलग अलग किया जाता था और सबको जिसका जो क्वेश्चन है और उसका जो आंसर है उसे दे दिया जाता था। इस तरीके से बैच प्रोसेसिंग की गई थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी बैच प्रोसेसिंग में कि बैच के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते थे, प्रोसेस होते थे, तो जो आंसर की एक्यूरेसी थी वो नहीं आ पाती थी, क्योंकि वो बैच के फॉर्म में हो रहे हैं, एक से ज़्यादा काम को एक साथ कर रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट नहीं आ पाती थी। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज थे। इसके बाद अब हम लोग इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में पढ़ने के बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। तो मैं इन पॉइंट को एक बार आपको बता देती हूँ ताकि आपको ये रिमाइंड हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। दे वर मोर रफ एंड ईजियर टू हैंडल दैन ट्यूब सिंस दे वर मेड ऑफ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल रेदर देन ग्लास। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पर वैक्यूम ट्यूब ग्लास के बने होते थे, इसकी जगह पे जो हमारे ट्रांजिस्टर थे वो किसके बने हुए थे, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के बने हुए थे, इसलिए वो वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ज़्यादा रिलायबल थे। They were highly reliable as compared to tubes since they had no part like filament that could burn। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट में, क्योंकि वो ग्लास के बने हुए नहीं थे, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने हुए थे, इसलिए वो ज़्यादा रिलायबल थे ट्यूब के कंपैरिजन में। उसमें फिलामेंट जो होता है ट्यूब्स में वो नहीं लगा हुआ था, इसलिए उनकी लाइफ ट्यूब्स की कंपैरिजन में ज़्यादा थी। ट्रांजिस्टर थर्ड पॉइंट है, ट्रांजिस्टर कुड ऑपरेट मच फास्टर देन देयर ट्यूब। ट्रांजिस्टर ज़्यादा फास्टली काम कर सकता था ट्यूब्स के कंपैरिजन में। जैसा कि हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था कि विद इन 5 सेकेंड एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया जा सकता था, लेकिन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 1 सेकेंड में ही एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया जा सकता था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन में प्रोसेस वर्क को करना इजी हो गया था और कम टाइम कंज्यूमिंग हो गया था। उसके बाद 4 पॉइंट देखते हैं। दे वर मच स्मॉलर देन अ ट्यूब। इनका साइज ट्यूब के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा था। दे वर लेस एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। ये ट्यूब के कंपैरिजन में, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब महंगे होते हैं और ट्रांजिस्टर सस्ते होते हैं। वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा यूज़ किए जाते थे और ट्रांजिस्टर कम यूज़ किए जाते थे, इसलिए ये कंप्यूटर लेस एक्सपेंसिव होते थे, सस्ते होते थे। दे डिसिपेयर्ड मच लेस हीट। ये कम हीट जनरेट करते थे। फिर उसके वैक्यूम ट्यूब की कंपैरिजन में लास्ट पॉइंट है, जितना पावर एक ट्यूब कंज्यूम करती थी, लगभग ½ वोल्ट का, उससे 10 गुना कम ट्रांजिस्टर यूज़ करता था, इसलिए वो कम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करता था, कम हीट भी जनरेट करता था, चीपर भी था, सस्ता भी था और इजी था उस पर काम करना। वैक्यूम ट्यूब मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कंपैरिजन में। अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर आए और
उनके नाम क्या क्या है? तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये कंप्यूटर IBM 7030, CDC 1604, यूनिवेक, लार्क, हनीवेल 400, ये सारे कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन में आए। इसके बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई हूँ कि हमारा जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है, तो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड का यूज़ किया था और साथ में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था। इसी तरीके से सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने पंच कार्ड और वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया और पंच कार्ड की जगह पे मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया। मैग्नेटिक डिस्क आप लोगों ने देखी होगी, जो पुराने हमारे कैसेट्स आते हैं, जो हमारे पुराने कैसेट्स होते हैं वो एक रेक्टेंगल शेप के आपने देखे होंगे, उसमें 2 सर्कल बने होते हैं जिसमें एक पतली सी रिबन लगी रहती है, वो होती है हमारी मैग्नेटिक टेप रहती है। उसमें 0 और 1 लिखे होते हैं। आप कभी उसको ध्यान से देखिएगा कि उसमें 1 और 0, 1 0 1 0 लिखे रहते हैं, वो होता है हमारा डेटा जो बाइनरी फॉर्म में लिखा होता है। बाइनरी के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। तो वो क्या होता है, इस साइड और इस साइड रोटेट होता है तो पूरा डेटा इस साइड आता है और इस साइड खत्म हो जाने के बाद फिर इस साइड से इस साइड आता है। तो मैग्नेटिक टेप आप लोगों ने देखा हुआ है, उसका यूज़ किया जाता था डेटा को स्टोर करने के लिए। मतलब हमारा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था। जैसे जैसे हमारे जनरेशन बढ़ते गए वैसे वैसे हमारे जो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज है ये भी बढ़ते गए, क्योंकि हमें ज़्यादा डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ने लगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ा। आजकल हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम लोगों को अपना इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हम लोग हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव्स यूज़ करते हैं। इस तरीके के हम लोग पावरफुल स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है पर वो बहुत सारे डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। जो हमारे कैसेट, जो मैंने आपको कैसेट बताया, मैग्नेटिक टेप जिसे हम लोग बोलते हैं, वो बहुत कम लिमिटेड डेटा को स्टोर करके रख सकती थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।